सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और प्रीवियस क्लास यानी पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे स्केर्सिटी हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सारी ही चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की। आज की क्लास इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के ही दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स वर्ड तो आप सभी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं? एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। सबसे पहले एक बार इकोनॉमिक्स वापस से रिवाइज करवाता हूं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस थी किस चीज की? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, किसके लिए? विथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज थे लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज को करना था एलोकेट, यानी क्या क्या लोगे लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है, किस प्रकार से एलोकेशन करोगे? कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स मिले, सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिले। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद अब समझो इकोनॉमिक्स। पहला है माइक्रो। माइक्रो का मतलब एक स्मॉल यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। सिंगल यूनिट मींस एक कंज्यूमर हो सकता है, एक प्रोड्यूसर हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है। ठीक है। मैक्रो मींस होता है बेसिकली लार्ज। लार्ज मींस इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो अभी हम माइक्रो भी पढ़ेंगे, मैक्रो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है, ठीक है, माइक्रो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है? माइक्रोस से। देखो इंग्लिश में माइक्रोस इस प्रकार से लिखते हैं, ग्रीक टर्म में माइक्रोस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ग्रीक टर्म है ये, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में माइक्रोस इस प्रकार से लिखते हैं, MIK है, ध्यान रखिएगा, यहां C है और ग्रीक टर्म के हिसाब से पढ़ोगे तो KMIKROS माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मींस बेसिकली एक सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। और प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि सिंगल यूनिट या तो एक इंडिविजुअल आपका कंज्यूमर हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है। हाउस होल्ड के क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो हम सभी लोग हाउस होल्ड सेक्टर, हम अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो तभी पैसा खर्च करते हैं जब उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कोई भी गुड्स और सर्विसेज तब लेंगे जब उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्रोड्यूसर, दूसरा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कौन से है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहो, इंडिविजुअल फर्म कहो, और प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल फर्म हो, उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखो प्रोड्यूसर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जिनसे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। सो बेसिकली यहां पर हम समझे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्म देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो है वो कैसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट समझ गए, हाउस होल्ड सेक्टर है आपका, तो क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर सेक्टर है या फर्म है तो क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। और देख लेते हैं जरा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स मैनेज देयर स्केयर रिसोर्सेज। भाई जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है वो अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती है, सो एज टू मैक्सिमाइज, ताकि उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले एक कंज्यूमर को, प्रॉफिट्स मिले एक प्रोड्यूसर को। ठीक है, सो बेसिकली थोड़ा सा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझे। अब इसके बाद देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ये जो किताब है, ये जो बुक है, वो आपको पूरे साल भर पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सो बेसिकली स्कोप कहो या फिर सब्जेक्ट मैटर कहो या फिर क्या क्या इंक्लूड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये समझो। देखो पहला थ्योरी ऑफ डिमांड या फिर कंज्यूमर बिहेवियर, आपका नेक्स्ट चैप्टर शायद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पढ़ोगे, इंडिफरेंस कर पढ़ोगे, डिमांड पढ़ोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे, यानी लगभग 5वां चैप्टर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आप आओगे सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ोगे। प्रोडक्शन के अंदर आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, देख लेना चौथा आप 5वां या 6वां चैप्टर होगा प्रोडक्शन फंक्शन। देन आप कॉस्ट पढ़ोगे, देन आप रेवेन्यू पढ़ोगे, देन आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। ये लगभग एक यूनिट है आपकी। अच्छा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। सो प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? भाई डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से।
तो आप यहां पर मार्केट के बारे में भी पढ़ोगे, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ोगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। इवन प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो भी पढ़ोगे। और एक लास्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ाया भी। 4 कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर से जब प्रोड्यूसर सेक्टर ये फैक्टर सर्विसेज लेता है तो बदले में फैक्टर पेमेंट्स करता है। भाई, जिससे हमने जमीन ली, लैंड लिया, बदले में रेंट देंगे। लेबर आया, दिन भर काम किया, बदले में वेजेस देंगे। जिसने कैपिटल लगाई हमारे बिजनेस में, बदले में हम इंटरेस्ट देंगे। और जो एंटरप्रेन्योर आया, मालिक आया, उसको हम बदले में प्रॉफिट्स देंगे। सो ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपको किसमें पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही जरा थोड़ी सी थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, अगेन जो मैक्रो वर्ड है, जो मैक्रो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैक्रोस। ये वर्ड है इंग्लिश का। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? MAK। ध्यान रखिएगा, जैसे वहां भी सी था, सी की जगह सिर्फ के है, बाकी स्पेलिंग सेम है। और ये देखो ग्रीक टर्म में कैसे लिखते हैं, ग्रीक लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी। सो जिसका मतलब होता है लार्ज। माइक्रो में MIKROS था, मैक्रोस में MAKROS। माइक्रोस मींस स्मॉल था, मैक्रोस मींस लार्ज है। और यहां पर बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, कंट्री एज अ होल और इकोनॉमी एज अ होल, या फिर कह सकते हैं मेजर सेगमेंट, जैसे पूरा का पूरा राज्य। जैसे मैं इस टाइम तो उत्तर प्रदेश से हूं, तो जब पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे या फिर पूरे देश की, पूरे भारत की बात करेंगे, लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की बात करेंगे, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? अगेन पूरे देश की बात करनी है, पूरी इकोनॉमी की बात करनी है। पढ़ना वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना। लेकिन अभी जब पूरे देश की बात करेंगे तो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस मेनली कौन लेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है वो समझना। गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैक्सिमाइज। पहला तो सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो मैक्सिमाइज हो। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन हो। दूसरी चीज सरकार चाहती है कि मैक्सिमम क्या हो? सोशल वेलफेयर। भाई, जो गरीब तबका है हमारे बेसिकली सोसाइटी का, ज्यादा से ज्यादा उसका भी बेनिफिट हो, यानी कि सोशल वेलफेयर हो। ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनवाए जाए, डैम्स बनवाए जाए, बिल्डिंग बनवाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए जाए, पार्क बनवाए जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, सो गवर्नमेंट के 2 मोटिव भी याद रखिएगा। एक तो जीडीपी ग्रोथ चाहता है और वो भी चाहता है विद सोशल वेलफेयर। ठीक है, सो ये है गवर्नमेंट का रोल। अब इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी तो नहीं पढ़नी डिटेल में, 11th में, 12th क्लास में क्या क्या पढ़ोगे, स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा समझो। सबसे पहला, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। भाई, इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा? तो बेसिकली वहां पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम इनकम कहलाएगी। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डिफ्लेशन है, सस्ता बाजार है, क्या है अभी नहीं पढ़ना, मैक्रो में यानी नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक नजर आ रहा है, सेंट्रल बैंक। तो अगर इन्फ्लेशन है कैसे कंट्रोल किया जाएगा, डिफ्लेशन है कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे देश के अंदर करेंसी नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। तो आरबीआई के बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होंगे। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक होगी, कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप की होगी, कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है, सारी बातें यहां पर पढ़ोगे, यानी कि ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे, गवर्नमेंट बजट के साथ इकोनॉमी पढ़ोगे। ठीक है, सो रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव। बजट में, गवर्नमेंट के बजट में क्या क्या बेसिकली आता है, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है अलग अलग चीजों पे, वो सब आपका गवर्नमेंट बजट का पार्ट हुआ। मैक्रो में पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से 2 चीजें पढ़ेंगे, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बाई चांस कभी मन होना तो गूगल पर सर्च करना इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 कंटेंट्स। सिर्फ ओनली आप टॉपिक्स निकाल लेना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नाम देखना। जितनी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई वो लगभग पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नाम हैं।
क्लियर है? चलो एक काम करो बच्चों, क्लास 11th में भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो डिफरेंस समझ लो। देखो सबसे पहला मीनिंग, कोशिश करना कुछ बातें याद भी हो जाए। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद हो जाएगा क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक इंडिविजुअल के लिए पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेम चीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब पूरी लेवल ऑफ इकोनॉमी ऐसा होल के लिए पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ा आसान है मीनिंग, क्या लिखना है क्या याद रखना है वो सुनो। देखो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल माइक्रो, इकोनॉमी एज अ होल मैक्रो। ठीक है, यहां कुछ आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू स्टैंड्स फॉर मेन इशू। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन आपको पढ़ना क्या है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। भाई एक फर्म से या एक इंडस्ट्री से या एक इंडिविजुअल का कितनी प्राइस है, कितना एक फर्म से आउटपुट निकल रहा है, कितनी उसकी सेल्स हो रही है, एक फर्म की, सिर्फ एक फर्म की, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन जो कंसर्न करता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। ये प्राइस जरूर याद रखना है, इससे रिलेटेड एक चीज और बताता हूं। ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। सो आउटपुट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, इवन आपकी नेशनल इनकम या इनकम डिटर्मिनेशन, वो भी आपको पढ़ना है। मैं आपको एक चीज ये बता रहा था कि देखो यहां पर आप प्राइसेस कैलकुलेट करते हो बेसिकली एक फर्म की, या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। अभी एक पॉइंट में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ो क्या क्या निकालते हैं, एग्रीगेट आउटपुट यानी जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और मैंने साथ में बोला कि इनकम डिटर्मिनेशन। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। चलो अभी देखेंगे, खैर नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। सो तीसरा पॉइंट है हमारे पास एजम्पशन ऑफ स्टडी। बिल्कुल आसान, एजम्पशन मींस एज्यूम करके चलना। क्या एज्यूम करोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। बड़ा सिंपल, माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट। जरूरत पड़े तो एक एग्जांपल भी ले लीजिएगा। देखो यहां देखो, it assumes that macro variables are constant, माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट। जैसे एग्रीगेट, एग्रीगेट मींस टोटल, एग्रीगेट मींस टोटल, तो टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट मानोगे माइक्रो में, क्योंकि वो मैक्रो का पार्ट है। यहां देखो मैक्रो में पढ़ो, सो माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कांस्टेंट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मींस वो याद है क्या आप लोगों को? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, लैंड के ऊपर रेंट दिया, लेबर को वेजेस दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहां आप कांस्टेंट मानोगे। आपको इतना एग्जांपल याद नहीं हो रहा है तो सिंपली इतना याद रख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आओगे सेंट्रल रोल, मेन रोल कौन प्ले करता है? सो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस बोले तो ये नजर आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इससे डिटरमाइन होगी प्राइस। प्राइस डिटरमिनेशन का काम माइक्रो का ही है। तो यहां पर जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर बेसिकली प्राइस डिटरमाइन होगा, आउटपुट डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन सेंट्रल रोल प्ले करते हैं वो है मार्केट फोर्सेस, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चलती है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, फिस्कल पॉलिसीज भी होती है। तो देश के अंदर गरीबी है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम करती है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करती है इकोनॉमी के अंदर। एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास अल्टरनेटिव नेम, क्या क्या बोल सकते हैं? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एक बार शॉर्ट में 5 के 5 पॉइंट सिंपल। मीनिंग याद है, याद क्या रखना है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिंगल यूनिट के लिए माइक्रो, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सेंट्रल इशू, मेन इशू क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एक फर्म की, डिटर्मिनेशन ऑफ एक तो जनरल प्राइस लेवल, इनकम और एग्रीगेट आउटपुट यानी कि जीडीपी। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां देखोगे आप ध्यानपूर्वक,
एजम्पशन माइक्रो में क्या मानोगे, मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो में क्या मानोगे, माइक्रो कांस्टेंट। सेंट्रल रोल कौन प्ले करेगा, यहां मार्केट फोर्सेस, यहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। एक लास्ट अल्टरनेटिव नेम क्या था, इसको प्राइस थ्योरी बोलेंगे और इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग बेहिचक मैसेज कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ये ईमेल आईडी है। बाकी आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्लासेस रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।